सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है कि जो सोनार होता है वह किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सोनार का उपयोग मेनली किसके द्वारा किया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये जो प्रश्न है और पूछा गया है। तथा यह जो सोनार, इसका मेन काम क्या होता है, तो सोनार का मेन काम होता है इसकी सहायता से महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति का पता लगाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो सोनार टेक्निक होती है इसकी मदद से, इसकी सहायता से जो महासागर होते हैं उनमें डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है सोनार की मदद से। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है और इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। सोनार, जिसका पूरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका पूरा नाम सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। इसका जो प्रयोग है नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो सोनार होता है इसमें, इसके तहत जो है पराश्रव्य तरंगों को जो है महासागर की गहराई में भेजा जाता है। इसके बाद यह जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की जो वास्तविक जानकारी है वो हमें मिल पाती है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल सकता है कि जो सोनार होता है, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सोनार में आपकी पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं, ऑडियोमीटर से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी 100% सही है। ऑडियोमीटर की सहायता से जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एनीमोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एनीमोमीटर की सहायता से जो है वायु का वेग यानी कि पवन वेग मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, पवन वेग, यानी कि ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर की सहायता से जो है पवन वेग यानी कि वायु के वेग की माप की जाती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायु की जो गति होती है निम्नलिखित के द्वारा मापी, यानी कि यहाँ पे वायु की गति आपसे पूछी जा रही है किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो अगेन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की सहायता से जो है वायु की गति को मापा जा सकता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। वहीं आपका जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर की सहायता से हम क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर की सहायता से जो है हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वहीं आपका जो हाइड्रोमीटर है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो द्रव या जल के घनत्व का जो मापन है वो हाइड्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, द्रव यानी कि जल के घनत्व का जो मापन है वह हाइड्रोमीटर की सहायता से किया जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए।
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग आता है आपको बताना है। तो मेनली पायरोमीटर का जो इस्तेमाल है उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पायरोमीटर का जो इस्तेमाल है उच्च ताप के मापन में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च ताप के मापन में जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, हम नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम पूर्ण विकिरण, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है बदल के, तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी इसका अन्य नाम है। इसकी सहायता से हम अत्यधिक उच्च ताप को मापते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है उसका नाम आपको बताना है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उस थर्मामीटर का नाम बताना है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए उपयुक्त है। तो प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, यानी कि इसको हम कहते हैं पायरोमीटर। इसकी मदद से जो है हम क्या माप सकते हैं? तो ऑप्शन आपका क्या सही यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है, पूर्ण विकिरण यहाँ पे थर्मामीटर जो है इसकी मदद से जो है यहाँ पे, और यहाँ पे थर्मामीटर नहीं पायरोमीटर होना चाहिए था, यहाँ पे पायरोमीटर। तो आपका जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है इसकी मदद से जो है हम 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही है। पूर्ण विकिरण यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर की मदद से जो है हम इस टेम्परेचर को माप सकते हैं, क्योंकि यह जो आपका पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है इसका जो उपयोग है अत्यधिक उच्च ताप मापन के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पाइरोहीलियोमीटर, यहाँ पे अन्य नाम दे दिया गया, दूसरा नाम है पाइरोहीलियोमीटर का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलर रेडिएशन को। तो सोलर रेडिएशन जो होती है इसका जो मापन है किसकी सहायता से किया जाता है? तो पाइरोहीलियोमीटर की सहायता से जो है हम सोलर रेडिएशन को माप सकते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाइरोहीलियोमीटर की मदद से जो है हम सोलर रेडिएशन को अच्छे से माप सकते हैं, यानी कि आपकी सौर विकिरण के मापन के लिए जो है इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैनोमीटर का जो उपयोग है किसके माप के लिए किया जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, गैसों का जो दाब होता है इसको हम मापते हैं मैनोमीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। गैसों का जो दाब होता है उसको हम मापते हैं मैनोमीटर की सहायता से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे। तो आइए प्रत्येक ऑप्शन को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के सामने क्या दिया गया है? ओडोमीटर का इस्तेमाल वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। वाहनों के पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको हम किसकी सहायता से मापते हैं? ओडोमीटर की सहायता से मापते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा क्या है? हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही दिया गया है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया। जो ऑडियोमीटर है यह ध्वनि तीव्रता मापक एक युक्ति है। तो तीसरा भी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पे। और आपका जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे अमीटर के सामने दे दिया गया है विद्युत शक्ति मापक यंत्र, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका अमीटर का जो इस्तेमाल है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो एमीटर होता है इसका जो इस्तेमाल है वह विद्युत धारा मापने के लिए किया था, न कि विद्युत शक्ति। तो आपका चौथा ऑप्शन गलत दिया गया था यहाँ पे सही जवाब आपका होना चाहिए था विद्युत धारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है।
तो बैरोमीटर का जो उपयोग है हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरोमीटर की सहायता से जो है हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो बैरोमीटर होता है इसमें मान लीजिए किसी कारणवश अचानक से इसका जो पारा है अचानक से नीचे आ जाता है, मान लीजिए बैरोमीटर है और इसका पारा अचानक से अगर नीचे आ जाता है तो वह किस प्रकार का संकेत देता है। तो मान लीजिए बैरोमीटर का जो पारा होता है वह अचानक से अगर नीचे आ जाए तो यह संकेत देता है तूफानी मौसम का, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तूफानी मौसम का संकेत देता है। अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है वह अचानक से नीचे आ जाए तो यह तूफानी मौसम का संकेत देता है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूध का जो अपेक्षिक घनत्व होता है हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो लैक्टोमीटर की सहायता से। आप ध्यान दीजिएगा, लैक्टोमीटर की सहायता से जो है हम दूध का अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसमें से जो एक और है ब्यूटीरोमीटर, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यह भी दूध से रिलेटेड है, ब्यूटीरोमीटर। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आपका जो ब्यूटीरोमीटर होता है इसकी सहायता से दूध या जो दूध के उत्पाद होते हैं उनमें जो वसा की मात्रा होती है उसको मापने का जो यंत्र होता है आपका वो होता है ब्यूटीरोमीटर। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, आपका जो ब्यूटीरोमीटर होता है यह दूध या दूध उत्पादों में जो वसा की मात्रा होती है उसी मात्रा को मापने के लिए जो है आपका ब्यूटीरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसकी सहायता से मापी जाती है। तो यहाँ पे आंसर पहले से यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, इसका हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है इसको हम हाइग्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्त का जो दाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हम किसकी सहायता से मापते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर की सहायता से जो है हम ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त का जो दाब होता है उसको हम मापते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इस सूची को आपको सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ यंत्र दिए गए हैं और मापक यंत्र और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया गया है, इनको आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए जो है आपका स्टेथोस्कोप का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, यहाँ पे न होना चाहिए था, स्फिग्नो होता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का जो इस्तेमाल है वह रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है, यानी कि आपका बी का 4 हो जाएगा इस प्रकार। और इसके बाद कैरोटोमीटर का जो इस्तेमाल है आपका किस लिए किया जाता है, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कैरोटोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद लक्स मीटर का जो इस्तेमाल है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चारों सुमेलित हो गया। आप एक बार देख लीजिएगा, स्टेथोस्कोप और हृदय की गति और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, इससे हम मापते हैं। आपका जो कैरोटोमीटर होता है इससे सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। और लक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, लक्स मीटर, यानी कि 3 4 2 1 इसका सही सुमेलन है। और इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 3, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भूकंप की तीव्रता का मापन किसकी सहायता से किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूकंप की तीव्रता का जो मापन है हम करते हैं रिएक्टर पैमाने पर। आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूकंप की तीव्रता का जो मापन है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने पर जो है आपकी भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेल्सियस का संबंध आपका तापमान से होता है, इंपॉर्टेंट है। RH गुणक का संबंध आपका रक्त से है, बिल्कुल सही है।
किलोवाट आवर का संबंध आपका विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल सही, लेकिन रिएक्टर पैमाने का संबंध आपका आर्द्रता से नहीं है बल्कि है किससे, तो भूकंप से संबंधित है आपका रिएक्टर पैमाना। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं था, इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है कि आपका जो ऑप्शन डी है वह सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, यानी कि ताप के यहाँ पे 4 पैमाने दिए गए हैं, इन 4 पैमानों में से किसका मान ऋणात्मक नहीं होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से आपका केल्विन का जो मान है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केल्विन का जो मान है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बाकी तीनों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रीयूमर का जो मान होता है ये ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन केल्विन का जो मान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रडार की सहायता से जो है हम ध्यान दीजिएगा, रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए जो रडार होता है, रडार का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो रेडियो तरंगों की मदद से जो है हम वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जो है हम रडार का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो तरंगों की मदद से जो है वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। रडार का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। आप ध्यान दीजिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग रडार का पूरा नाम होता है। इसमें जो है रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। एक हमने प्रश्न पढ़ा था सोनार के बारे में, सोनार में किस तरंगों का इस्तेमाल हो रहा था, तो सोनार में हमने देखा था पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल हो रहा था, और यहाँ पे रेडियो और यहाँ पे रडार में किस तरंगों का इस्तेमाल हो रहा था, तो रडार में आपकी रेडियो तरंगों का इस्तेमाल हो रहा था। तो तरंगे भी आपको याद रखनी है, सोनार में कौन सी तरंग इस्तेमाल में लाई जाती है और रेडियो रडार में कौन सी तरंग इस्तेमाल में लाई जाती है, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पूरी तैयारी से एग्जाम में बैठना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सुमेलित का यह प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आपके सामने यंत्र दिया गया है फेदोमीटर, इंपॉर्टेंट यंत्र है। इसकी सहायता से हम सागर की गहराई का पता लगाते हैं, यानी कि एक आपका हो जाएगा 2। सागर की गहराई मापने हेतु जो है आपका फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपका जो एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप का जो इस्तेमाल है शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और क्रेक्सो स्कोप का जो इस्तेमाल है हम किस लिए करते हैं, तो क्रेक्सो स्कोप का जो इस्तेमाल है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि क्रेक्सो स्कोप जो है पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है, यानी कि आपका सी का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और चौथा जो है कार्डियोग्राफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो कार्डियोग्राफ आपका है हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र, यानी कि आपका डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका सम्मिलित हो गया है 2 1 4 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आंसर भी आपका लिखा हुआ है, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 3। तो इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पूरी तैयारी से आपको एग्जाम में बैठना है। ये सभी जो आपके मापक यंत्र हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मैनोमीटर का जो इस्तेमाल है हम किस लिए करते हैं, तो मैनोमीटर का जो इस्तेमाल है हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में। मैनोमीटर का इस्तेमाल गैसों के दाब के लिए किया जाता है, तो दाब यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। और कार्बोरेटर का संबंध आपका किससे हो जाएगा, आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है आपका कार्बोरेटर। कार्डियोग्राफ का संबंध आपका हृदय गति से है। और सिस्मोग्राफ का संबंध यहाँ पे पृष्ठ तल की वक्रता से है, जो कि आपका बिल्कुल सही दिया गया है। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होता है, तो आपको पता होगा सिस्मोग्राफ की सहायता से जो है हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं, यानी कि भूकंप से संबंधित है आपका सिस्मोग्राफ, न कि पृष्ठ तल की वक्रता से। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, यहाँ पे भूकंप होना चाहिए था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो पॉलीग्राफ जो होता है इसकी मदद से हम झूठ का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पॉलीग्राफ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए 100% सही है। पॉलीग्राफ की सहायता से हम झूठ का पता लगाते हैं। तो यह एक यंत्र है जिसकी मदद से जो है झूठ का पता लगाया, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड टॉपिक था मापक यंत्रों और पैमानों का, उसको हमने यहाँ पे देख लिया है, बिल्कुल डिटेल में देख लिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बन सकते थे इस सेकेंड टॉपिक से फिजिक्स के, उसको हमने पूरे डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसका अगला वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।